हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, हम आज क्लास 11th की जो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक है ना, येलो ऑरेंज वाली, वो वाली गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड इसका गाइस चैप्टर 1 है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट बिकॉज बहुत सारे लोगों की ना मेरे पास यही कॉल्स थे और मैसेजेस थे कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक कराओ मैम। तो आज हम ये गाइस शुरू करने जा रहे हैं। होपफुली इसको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो गाइस इस चैप्टर में ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फंक्शन करता है, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है, हमारी डेली एग्जिस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे सवालों का जवाब इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा। है तो गाइस ये 25 पेजेस का चैप्टर, बट वी ट्राई टू कि जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो मैं हाईलाइट करूँगी वो चीज़ें आपको ज़रूर करके जानी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी तो तुम्हें क्लास 11th स्टूडेंट्स को तो हेल्प करेगा ही गाइस। एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड बुक फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट एंड इवन दी अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि बेसिक बुक है ये और इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। देखो, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ना अलाउ करता है आपको कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस देता है। आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जहाँ पर आप एक रीजनबली लार्ज ग्रुप में हो और फर्दर इमेजिन करो कि उस ग्रुप के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत डाइवर्स सोसाइटी में आप रह रहे हो, जैसे कुछ हिंदूज़ हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते, कई डिफरेंट आप प्रोफेशंस फॉलो करते हैं, कई लोगों में डिफरेंट हॉबीज़ हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं, कोई रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ यंग हैं, कुछ ओल्ड हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, ऐसा आपको ना अपने स्कूल में देखने को मिलता होगा, अपने कॉलेजेस में मिलता होगा देखने के लिए। तो अगर ऐसे ग्रुप में हम चाहते हैं कि भाई किसी तरह की इनसिक्योरिटी ना फील हो, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे या हार्मनी के साथ ये लोग रह पाएँ, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपकी कंट्री में मिल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या दे रहा है, तो द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स, ताकि क्या हो, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के अमंगस्ट मिनिमल कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। ठीक है, तो वो सारा प्रॉब्लम एरिया था। सोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होगा तो क्या मिल जाएगा, मिनिमल कोऑर्डिनेशन आपको सोसाइटी में मिलेगा। ठीक है, दिस इज द वर्ड। अब आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंडली, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जिसके थ्रू स्टेट को गवर्न या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ना। जैसे आपके स्कूल में भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते होंगे, है ना, वो आपको फॉलो करने होते होंगे। तो सेम वे कंट्री में डूज एंड डोंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं जिसका नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक एलोकेशन होती है पावर की ना सोसाइटी। ठीक है, ये डिसाइड करता है हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, है ना। एंड मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क जितने भी होते थे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक ओल्ड सोवियत यूनियन का अगर हम कहो, या सिंगल पार्टी, तो वहाँ पर इस तरह का चीज़ें नहीं होती थी कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता था जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन या स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल पूरी तरह से स्पेसिफाइड है कि पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ पावर होगी किस चीज़ की, लॉज को डिसाइड और पॉलिसीज़ फ्रेम करने की। और पार्लियामेंट कैसा होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एक मोनार्कल फॉर्म है, कोई भी लीड कर रहा है उसको और किसी भी तरीके से बिना लॉजिक्स, बिना रैशनल व्यूज़ दे डाले ही आप लॉस बना रहे हो। ठीक है, ये समझ आ गया, ये एक फंक्शन है। इसका मतलब हम सेकंड फंक्शन कुछ इस तरह से याद करेंगे कि देखो जी, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फंक्शन है ये स्पेसिफाई करना कि सोसाइटी में किसके पास पावर होगी, एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी और कौन डिसाइड करेगा सोसाइटी में। तो सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफाई कर रखा है। क्या लिमिटेशंस भी होती हैं पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट में, तो देखो होती तो हैं। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस, और इट एंजॉइंड एट कॉस्ट ऑफ सर्टेन कलर, तो या सर्टेन सॉन्ग आपको गाने की पूरी परमिशन नहीं है। ठीक है, और गवर्नमेंट खाली सर्टेन स्किन कलर को ही बहुत ज़्यादा ड्रॉ करने दे रही है, वाटर या वेल्स, है ना, ऐसा हमने देखा है ना सोसाइटी में।
और अनजस्ट या अनफेयर अगर तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन क्या है कि लिमिट करना ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स, ठीक है। एंड दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन दैट सेंस कि गवर्नमेंट इन्हें ट्रेसपास नहीं कर सकती। इफ़ इट इज़ रिटन दैट यू हैव अ फंडामेंटल राइट्स एंड आप नहीं उसको इन्फ्रिंज कर सकते, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट लगाता है। मोस्ट कॉमन तरीका क्या है लिमिट करने का, दैट कम्स टू योर पेपर। तो आपको याद रखना है सर्टन फंडामेंटल राइट्स हैं जो सभी सिटीजन्स को गिवन है, उसे गवर्नमेंट कभी भी वायलेट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो citizens will be protected from arrested arbitrary and for no reason. This is one basic limitation upon the power of the government. तो आपको नॉर्मल क्या मिला हुआ है, राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंसाइंस, एसोसिएशन, कंडक्ट। तो इन प्रैक्टिस दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो याद रखो इन राइट्स की अगर आप बात करते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, कंसाइंस, एसोसिएशन, ट्रेड इन बिजनेस, कह रहा है कि इन प्रैक्टिस इन राइट्स को थोड़ा लिमिट करा जाता है। कब, जब नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लगी हो या कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया हो कि अंडर दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस इन राइट्स को विड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टिल गवर्नमेंट को हम यहाँ पर लिमिट कर पा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। तो जितने भी ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस होते थे, तो डिसीजन मेकिंग पावर कैसे एलोकेट हो, लिमिट कैसे गवर्नमेंट पावर पे लगाई जाए। 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फाइनेस्ट एग्जाम्पल बताता है, इसीलिए कि इनेबलिंग फ्रेमवर्क है फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टन पॉजिटिव थिंग्स और एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करना, गोल्स ऑफ सोसाइटी को करना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत इनोवेटिव माना जाता है, ठीक है, कि सोसाइटी की डीप इंट्रेंच इनइक्वालिटी को हटाने के लिए ज़रूरी है कि हम क्या लेकर आएँ, या डिप्राइव सेक्शन को, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ज़रूरी था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएं। तो फॉर एग्जांपल इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड दिस इज़ आवर सोसाइटीज़ एस्पिरेशंस ऑल्सो। तो गवर्नमेंट विल हैव टू इनेबल्ड और एम्पावर्ड और सारे नेसेसरी स्टेप लेगा ताकि ये गोल अचीव हो पाए। तो कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जहाँ पर रेशल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड आपने देखा है, नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, तो नए कॉन्स्टिट्यूशन से यही कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर क्या हो, एंड हो रेशल डिस्क्रिमिनेशन का। तो पॉजिटिवली ये एक कार्टून है, इसमें आपको पता चल रहा है कि मिस्टर नेहरू इज़ एड्रेसिंग कि भाई कैसे एक डिफरेंट एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए। तो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल सोसाइटी को देखते हुए उनकी कम से कम कि ऐसी सोसाइटी क्रिएट करो जहाँ पर सभी लोगों को मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल रिस्पेक्ट मिल पाए, मिनिमम मटेरियल वेलबींग एंड एजुकेशन मिल पाए। उसके लिए बोला गया कि गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स करने चाहिए एंड सम ऑफ विच आर लीगली इन्फोर्सिबल। फोर्थ फंक्शन में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इनेबिलिटी देता है गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी, है ना। अभी हमने बोला कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पॉजिटिव वेलफेयर वगैरह करना चाहिए। इसी का पार्ट आपको याद होगा अगर आपने पढ़ा है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भी हमारे सर्टन एस्पिरेशन ऑफ पीपल के बारे में बताती है। कह रहे और सपोर्ट करने के लिए आप हमारा प्रीएम्बल पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन का, या फंडामेंटल पढ़िए। ये सारे का सारा क्या कोशिश कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो और उसके एस्पिरेशंस फुलफिल होते चले जाएं, ठीक है। अब आता है गाइस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, यानी कि हम ये समझना चाहिए कि फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे एक्सप्रेस हुई है। तो इसका मतलब लोगों को कलेक्टिव एंटिटी की तरह पढ़ना, इट्स टू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स बनाना कि कैसे गवर्न होंगे, कौन करेगा, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देना उनको, ठीक है। ये करना किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसीलिए हमें जब पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिली हुई है ना, सर्टन बेसिक नॉर्म्स, बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एंड सेकंड हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं जो हमारे इंडिविजुअल एस्पिरेशंस, गोल्स को फुलफिल करें। कॉन्स्टिट्यूशन में सेट्स अथॉरिटेटिव कुछ कंस्ट्रेंट भी लगाए हुए हैं, डिफरेंट आपके फंडामेंटल वैल्यूज़ को भी आपको डिफाइन करा हुआ है, मॉरल आइडेंटिटी। तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी, मॉरल आइडेंटिटी, ये सब आपको दिया हुआ है। तो इफ़ वन लुक्स एट द कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, प्रोसीजरल डिटेल्स हैं, लेकिन मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए इन सम रिस्पेक्ट्स, एंड ताकि वो सर्टन बेसिक राइट्स को क्लेम टू प्रोटेक्ट करवा पाए। कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
बहुत सारे नेशंस अमालगमेशन हैं, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के, दे वीव टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप दैट रिसाइड विद इन द नेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जर्मन आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बीइंग एथनिकली जर्मन, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड, हम किसी एथनिक आइडेंटिटी पर इस क्राइटेरिया से हम सिटीजनशिप नहीं देते हैं, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं अब हम। तो समझ गए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जो बताएंगे स्टेट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट होना है, कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं। जैसे कि कुछ कंट्री हैं, यूके है, तो वहाँ पे कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, रादर दे हैव सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड योर डिसीजंस दिए होते हैं, बट कई कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अच्छा, मोड ऑफ प्रोमulgation क्या है? तो कह रहा है कि बहुत सारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को ना एक तरह से डिफंक्ट किया हुआ है, क्योंकि वो मिलिट्री लीडर्स ने बनाया है तो ठीक से फंक्शन ही नहीं कर पा रहे। लेकिन सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे, यानी कि इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ऑल्दो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर्मली कब क्रिएट हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक। और अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो इमेंस पब्लिक क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी टू नेगोशिएट, सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ चलती हैं। सम कंट्रीज हैव सब्जेक्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन टू अ फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम वेयर ऑल पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं लगाता। नेवरदलेस कैरिड enormous public authority because consensus and backing of the leaders were themselves popular. तो कॉन्स्टिट्यूशन itself was not subjected to referendum in our country, ठीक है। अथॉरिटी जो है लोगों के पास है, तो हम फुल्ली तरीके से क्या फॉलो कर रहे हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ सब्सटेंटिव प्रोविजंस भी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ध्यान से सुनना। इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी लोगों को सोसाइटी में कुछ रीज़न दे टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजंस, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंस्टेंस अगर अलाउ करता है परमानेंट मेजॉरिटीज़ टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप, तो ऐसी सोसाइटी में माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न हुआ कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मानूं? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टमैटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स को ही दे रहा है खाली, तो सोचो जिन लोगों को नहीं देगा तो वो क्यों रहेंगे आपकी कंट्री में, या वो क्यों आपके प्रोविजंस को मानेंगे? तो मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों की फ्रीडम को प्रिजर्व करे, इक्वलिटी को सभी के साथ रखे, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? सक्सीड कर जाएगा। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन क्या होता है? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफन सबवर्टेड नॉट बाय द पीपल बट छोटे छोटे ग्रुप्स कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। तो वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेगमेंट अगर सोसाइटी में इंटेलिजेंटली कर दिया सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहला एक सबसे अच्छा इंटेलिजेंट डिज़ाइन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन को करने का कि नो सिंगल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इंटेलिजेंट डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, तो आप बताओगे कि नो सिंगल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। दिस इज ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस दिस। तो इंडियन एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देते हो तो हमने क्या करा हुआ है? पावर्स को हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट करा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये हमने कैसे करा हुआ है? हॉरिजॉन्टल फ्रेमवर्क में। इंडिपेंडेंट हमने स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई हुई है, इलेक्शन कमीशन भी बनाई है, जो इंस्टीट्यूशंस को अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करते हैं तो फिर आपको एक दूसरे को क्रॉस चेक भी करना है, ठीक है। इंटेलिजेंस सिस्टम है हमारा, क्या है? चेक एंड बैलेंस चलता है। चेक एंड बैलेंस की वजह से ही हम एक सक्सेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए हैं। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है हमारे इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन का कि कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक द राइट बैलेंस। किसके बीच में राइट बैलेंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का? सर्टन वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रोसीजर एंड एज अथॉरिटेटिव, और इनफ फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है ऑपरेशंस में कि जो चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं तो वहाँ पर हम चेंज भी हो पाएँ, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो आप कई प्रोविजंस को चेंज किया जाता है ना। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 370 को हमने चेंज किया, LGBTQ को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो लाइक दैट, और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होगा तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा अंडर द वेट ऑफ चेंज, ठीक है। या बहुत फ्लेक्सिबल होगा तो फिर हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, अपने लोगों की आइडेंटिटी हमारी छीन जाएगी। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वही होता है जो एक राइट बैलेंस बनाए कि कोर वैल्यूज़ भी बची रहें और मैं नए सर्कमस्टांसेस को भी अडॉप्ट कर पाऊँ, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हम पॉजिटिवली सारी चीज़ों को करते हैं, स्ट्राइक बैलेंस करते हुए। हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड?
कैसे बना तो फॉर्मली बताओगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में इलेक्ट हुई और इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में, फिर रीअसेंबल हुए, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग थे, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने इस्टेब्लिश करा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा ना गाइस, हम इसके लिए अलग से एक वीडियो भी मैं आपको बना के बताऊंगी इसमें कि क्या था, इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस थे, ये भी हम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ब्रिटिश कैबिनेट के थ्रू प्रपोज की गई, और कैबिनेट मिशन उसको बोलते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस थे, प्रिंसली लीडर्स थे, प्रपोर्शंस में एलोकेट करे गए उनको रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रेशो में। एज अ रिजल्ट प्रोविंसेस को इलेक्ट किया गया। 292 मेंबर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स में मिनिमम 93 सीट्स थी। हर प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करा गया 3 मेन कम्युनिटीज़ में, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल, और रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन मेंबर ऑफ ईच, हर कम्युनिटी को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिठाया गया। और कौन सा मेथड यूज़ करा गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होता था, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो कंसल्टेशन के थ्रू करके बिठा देते थे। तो ये ऐसा कुछ कैबिनेट मिशन का प्लान बना, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस बनना शुरू हुआ। अच्छा, अब इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ो। तो क्योंकि कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन 3 जून 1947 अंडर द प्लान, जो मेंबर्स इलेक्ट हुए टेरिटरीज में जो कि पाकिस्तान से थे, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली छोड़नी पड़ी, है ना। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली रिड्यूस टू 299। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, 26 नवंबर 1949 पर, ठीक है। और एक्चुअल जो प्रेजेंट रहे 24 मेंबर्स थे 24 जनवरी 1950, इसीलिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं ना, यहाँ पर पूरा कंप्लीशन यहीं पर हुआ था। अच्छा, सिग्नेचर वगैरह करके फाइनली पास हुआ, और 26 जनवरी को, हाँ यस, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में हमारा 26 जनवरी 1950 में आया था। और अब मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो आज से थोड़े दिन में ही, एक हफ्ते के अंदर ही रिपब्लिक डे भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, इसीलिए रिपब्लिक डे भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस, आप जानते ही हो, है ना। और भाई पार्टीशन का सारा आपने देखा ही है, मूवीज़ के थ्रू पढ़ा भी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू ए न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। और अगर हम कॉम्पोजिशन की और बात करें तो मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम्स, है ना। और असेंबली में 28 मेंबर्स थे, शेड्यूल कास्ट से, पॉलिटिकल पार्टी में हर किसी को डाइवर्स पार्टीज़ के रूप में कांग्रेस ने अकोमोडेट करा था, ठीक है। तो कांग्रेस सी आई भी थी, अगर आपको पता हो। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिलिब्रेशन कैसा था, तो अथॉरिटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डज नॉट कम ओनली फॉर द फैक्ट दैट इट वाज ब्रॉडली, और कॉन्स्टिट्यूशन में आपके वैल्यूज़ एंड मेंबर्स ये सब भी डिलिब्रेट करे गए थे। डिज़ायरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रू इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द फैक्ट दैट मेंबर जितने भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उनको इंगेज किया जाए इन विच वी वन माइट कॉल पब्लिक रीजन। मेंबर सारे आते चले गए, और इसके बाद वॉल्यूमलेस डिबेट वगैरह चली, फिर हर क्लॉज को अच्छे से पढ़ा गया। तो सारा इसमें स्टोरी दी हुई है। प्रोसीजर अब हम पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अच्छा, जो पब्लिक रीजन इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई, प्रोसीजरल हमने सारा कुछ करा, एक मेजर कमेटी बिठाई डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, और लोगों को अपॉइंट करा भाई, जैसे कि JL नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर चेयर कर रहे थे सारी कमेटीज़ को, ताकि सभी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से देखा जा सके। तो इसलिए कई तरह की कमेटीज़ वगैरह फॉर्म हुई थी, कई चीज़ों को सब्जेक्ट टू वोट भी थी। तो बहुत सारे आर्गूमेंट हुए, बातचीत चली, और हमने एक बहुत ही, देखो इनके फार साइटेड लीडर्स थे हमारे पास, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ऐसा नहीं होता कि असेंबली बैठी और उसने एक दिन में काम कर दिया। तो असेंबली ना डाइवर्स थी हमारी, बताया मैंने आपको, और हमारा बैकग्राउंड भी आप जानते ही हो, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमें फ्रीडम मिली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या करा, एक कंक्रीट शेप बनाने की कोशिश करी, और साथ साथ में प्रिंसिपल्स ऐसे फॉर्म किए दैट इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो बहुत डिकेड तक प्रोमोलगेट करा हमने, और नेशनलिस्ट मूवमेंट डिबेट काफ़ी चली कि भाई कुछ भी ऐसा क्लॉज ना रह जाए जिससे कि फर्दर कोई दिक्कतें हैं। तो परहैप्स द बेस्ट समरी ऑफ द प्रिंसिपल अगर आप जानोगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जो कि नेहरू जी लेकर आए थे 1946 में। इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पिरेशंस और वैल्यूज़ क्या होंगे, ठीक है। तो हमने बताया भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशंस बताया हमने, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मेज ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर नहीं है, बल्कि एक मॉरल कमिटमेंट भी है। ये चीज़ें आपको लिख के आनी है पेपर में
कि एक ऐसी गवर्नमेंट हम क्रिएट करेंगे जो सभी के प्रोमिसेस जो भी हमने फुलफ़िल करने हैं वो करेंगे, जो हम नेशनलिस्ट मूवमेंट में बोलते आए हैं लोगों को, वो सब करेंगे। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ आया था। कुछ इसके पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, जस्ट रीड आउट कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें पूरा वो दे रखा है कि ग्लिम्स दिया हुआ है कि हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताना चाह रहे थे, कि समराइज कर रहे थे एक तरह से, ये सब हमारा होगा। अच्छा, उसके बाद तीसरा फैक्टर है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते थे, बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते थे कि गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड होनी चाहिए लोगों के वेलफेयर के लिए। एक राइट बैलेंस बिठाएंगे हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के लिए, सेकंड पॉइंट ये था। और हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लेकर आए, फेडरल अरेंजमेंट किया। अभी फर्दर चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म तो इतना समझ लो कि ये शेयरिंग ऑफ पावर्स है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। फिर मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉट हेजिटेट, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगहों से जहाँ हमें लगा कि भाई हमारे लिए जो प्रोविजंस अच्छे हैं, तो हमने कई ऐसे प्रोविजंस थे जो डिफरेंट कंट्रीज से बोरो भी किए हैं। लेकिन ये कहना कि हमने प्योरली इमिटेट करा है, ये ठीक नहीं होगा। हमने वही प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे बोरो करके, जो इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एसोसिएशंस को, एस्पिरेशंस को सूट करे। तो इंडिया बहुत लकी था कि उनके पास असेंबली में हर तरह के लोग अवेलेबल थे, डाइवर्स सोसाइटी के लोग थे हमारे पास। हमारे जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत फार साइडेड सोचने वाले थे। तो देखो गाइस, ये सारे प्रोविजन हमें आपको पता होने चाहिए कि कौन सा प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है। जैसे FPTP हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, DPSP हमने आयरिश से लिया है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी फ्रांस से लिया हमने, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैनेडियन है, US से हमने पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये सारे आपको गाइस बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सा सिस्टम हमने कहाँ से बोरो किया है। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर गाइस हम द नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले प्लीज़ कीप रिवाइजिंग द चैप्टर, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट।